नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर हिस्ट्री के ऊपर। 300 से लेकर 1200 तक के इतिहास को आज की वीडियो में हम जानेंगे। ये आपका यूनिट 2 का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट जो है वो 1 कवर करवा दिया है प्रॉपर तरीके से, और यूनिट 2 में मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट जो मैं आज पढ़ाऊँगी वो आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर में बताया था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो एक ही, मतलब 4 क्वेश्चन रहते हैं। 4 नहीं, मीन्स 2 क्वेश्चन आएंगे गुप्त काल के, 2 इवनिंग की शिफ्ट में और 2 मॉर्निंग की शिफ्ट में, ऐसे रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। पहला तो ये था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वहाँ का प्रशासन पूछ लेगा आपसे, गुप्त काल के प्रशासन की विशेषता बताओ, या वहाँ के प्रशासन के बारे में आपको बताना है, राइट। इसके अलावा मैंने आपको फिर एक तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि क्या तीसरा क्वेश्चन वो आपका रहता है। तो देखिए, तीसरे क्वेश्चन पे हम अगर बढ़े तो आपसे वो पूछ लेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रशासन करवा दिया है। प्रशासन के अलावा वो आपसे पूछता है अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति। और आज की वीडियो में हम इन 2 टॉपिक को ही कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से, कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि गुप्त काल की आर्थिक स्थिति को बताइए या आर्थिक गतिविधि को बताइए, तो आप क्या आंसर करेंगे, आपको भूमिका क्या लिखनी है ये। और अगर मान लो पूछ लिया कि गुप्त काल की सामाजिक स्थिति को बताइए या सामाजिक गतिविधि को, तो हम क्या आंसर करेंगे। तो पार्ट 3 में आपका यही होने वाला है, ताकि आपको पता लगे कि हम पढ़ेंगे क्या। इसलिए मैंने आपको टॉपिक जो है वो पहले ही बता दिया। और फिर जो हमारा रह जाएगा धर्म, साहित्य और कला, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब धर्म वाला, धार्मिक वाला, और साहित्य और कला, ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग बनाई है, सेम ऐसी ही हेडिंग आपको बनानी है सामाजिक जीवन की। और सामाजिक जीवन पे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने से पहले ना कुछ यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। सामाजिक जीवन लिखने के बाद ना आप इस टाइप से, ये हालांकि मैंने निष्कर्ष में लिख दिया है, आप निष्कर्ष में कुछ इस टाइप से ही कुछ लिखना। लेकिन आप जब ऊपर हेडिंग डालोगे सामाजिक जीवन के या सामाजिक गतिविधि की, तो ये सब हेडिंग अपनी देना। वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह और महिला की स्थिति, यानी महिलाओं की स्थिति। और मैं आपसे एक बात मैं आपको बताती हूँ, चाहे वो गुप्त काल की पूछ ले, चाहे वो गुप्तोत्तर काल की पूछ ले, क्योंकि इसके बाद हमने पढ़नी है गुप्तोत्तर काल। तो वो चाहे गुप्त काल की पूछे, चाहे गुप्तोत्तर काल की पूछे, या आने वाले टाइम पर आप ये समझो कि जब आप 3rd सेमेस्टर में आओगे तब आपको दिल्ली सल्तनत का भी पढ़ना है, मुगल भी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। कभी भी आपसे सामाजिक जीवन पूछ ले, सामाजिक जीवन, सामाजिक स्थिति, तो बेसिकली वहाँ पर मेन जो पॉइंट या मेन जो सब हेडिंग बनती है ना हमारी, वो यही बनती है। वहाँ पे हमें इसके बारे में ही बताना पड़ता है कि वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी तो कैसी थी, इन्हीं कुछ सब हेडिंग के ऊपर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, गुप्त काल में समाज में गुप्त काल में जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। इसका मतलब कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था थी। अब वर्ण व्यवस्था क्या होती है, जिसमें 4 लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये होता है वर्ण व्यवस्था। आपको पेपर में ऊपर हेडिंग डालनी है वर्ण व्यवस्था, और इस टाइप से 4 कॉलम बनाने हैं। नहीं तो अब यहाँ पे लिखना ऐसे वर्ण व्यवस्था और ऐसे बनाना, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ताकि मैम को देखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए। क्योंकि देखो, लिख के सभी आते हैं, जो बच्चा नहीं भी पढ़ के जाएगा वो भी लिखेगा, आप भी लिखोगे, लेकिन आपके लिखने में और उसके लिखने में डिफरेंस होना चाहिए। जब तक पेपर में बच्चे का लिखा हुआ अलग नहीं दिखेगा तब तक उसको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं ना, तो जो चीज़ें आपको आती हैं उसको आप एक बार चार्ट के फॉर्म में भी वहाँ पे बनाइए, ताकि मतलब मैम को ये लगे कि हाँ भाई, बच्चे को ये चीज़ बहुत अच्छे से आता है।
ठीक है। तो आप पहले सामाजिक स्थिति डालोगे ऊपर और फिर सब हेडिंग दोगे वर्ण व्यवस्था की, और वर्ण व्यवस्था को सब हेडिंग देने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे चार्ट बना देना। उसके बाद आप ये लिखना कि गुप्त काल के समाज में हमें वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। समाज में 4 वर्णों के अलावा कुछ अन्य जातियाँ भी थी, लेकिन जो 4 वर्ग थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। वो थे, देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर यहाँ पे आपको लाइन से लिख देना है। और वहाँ पे एक चीज़ और था कि आपने सुना होगा कि ब्राह्मण जो हैं वो शूद्र के घर का पानी नहीं पीते थे। तो इस टाइप से भी आपको कुछ कुछ वहाँ पे चीज़ें लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि लिखा गया क्या गया है। चारों वर्णों के सामाजिक स्थिति में अंतर किया जाता है, यानी कि चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में अंतर किया जाता है। वराहा मिहिर के अनुसार, वराहा मिहिर एक मतलब जो पुराने लोग बोल लो, मतलब एक इतिहासकार रहे हैं मतलब वहाँ के। तो वराहा मिहिर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में क्रमशः 5 4 3 2 कमरे होते थे। यानी कि अगर ब्राह्मण का घर है तो 5 कमरे होंगे, क्षत्रिय के घर में 4 कमरे, वैश्य के घर में 3 कमरे और शूद्र के घर में 2 कमरे होते थे। तो ये किसने बताया है? वराहा मिहिर ने बताया ये चीज़। न्याय व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव बढ़ता जाता था। समाज में ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो सबसे ऊपर में होता है उसे हम नंबर 1 कहते हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। तो ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों का काम लिख देना कि ब्राह्मणों का मुख्य काम होता था धार्मिक काम, उनसे जुड़ी हुई गतिविधि जैसे कि यज्ञ कराना, मंदिरों की देखभाल करना, साहित्य से संबंधित कार्य उनके होते थे। लेकिन कई जो ब्राह्मण थे वो कई ब्राह्मणों ने अपने जातिगत पेशे छोड़कर अन्य काम भी अपना लिए थे। यानी उनका जातिगत पेशा क्या हुआ? मंदिर की देखभाल करना, धार्मिक कार्य करने, यज्ञ करना, शादी करवाना, है ना। एक पंडित के यही काम होते हैं ब्राह्मण के। तो यहाँ पे मतलब ये बोला गया है कि कई ब्राह्मण वहाँ पे ऐसे भी पाए गए हैं जिन्होंने इन कामों को छोड़कर अलग अलग काम भी किए हैं। लाइक किसी ने अपनी राशन की दुकान खोल ली या कोई गेहूं बेचने लग गया, तो इस टाइप से उन्होंने अलग काम भी किए हैं। अपने जातिगत कार्यों को छोड़कर कुछ अलग कार्य भी उन्होंने किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्मृति ग्रंथों में समाज में दास प्रथा के बारे में भी प्रमाण मिले हैं। आपको दास प्रथा का हेडिंग डालनी है। फिर आपको लिखना है कि स्मृति और ग्रंथों में मतलब स्मृति और ग्रंथों के अनुसार वहाँ पे ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे दास प्रथा भी प्रचलित थी। दास प्रथा क्या होता है? अपना गुलाम बनाना। जब कोई किसी को अपना गुलाम बनाता है तो उस प्रथा को हम दास प्रथा कहते हैं। शूद्रों को व्यापार एवं कृषि करने की अनुमति थी। स्मृति ग्रंथों एवं चीनी फाहियान के विवरण से पता चलता है कि समाज में छुआछूत प्रचलित थी। समाज में क्या था? छुआछूत था। तो ये आपको हेडिंग बनानी है। किससे पता लग रहा है? ग्रंथों से, स्मृति ग्रंथों से। और साथ ही एक चीनी यात्री जो थे, फाहियान नाम था, उन्होंने विवरण दिया है अपनी यात्रा विवरण, क्योंकि जब वो हमारे देश में आए थे उस टाइम पे तो भारत नहीं था, बट अभी आप ये समझ के चलो जब वो चीन से भारत में आए थे तो उन्होंने यात्रा के दौरान ये सारी चीज़ें लिखी है कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिली है। शूद्र लोग जो है वो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कृषि भी कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ से पता लगा है? फाहियान और ग्रंथों के द्वारा पता लगा है। फाहियान ने अपनी जो उनकी जो बुक थी या जो उन्होंने यात्रा के टाइम पे जो वृतांत लिखे थे, जिन्हें हम यात्रा वृतांत कहते हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि अछूतों को चंडाल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंडाल। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको यहाँ पे सर्कल लगा दिया है यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, फाहियान ने अछूतों को क्या कहा है? चंडाल कहा है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? अपने मन से तो नहीं बोला होगा, क्योंकि वहाँ पे उन्हें किसी ने बताया होगा, तभी पता है उनको ये चीज़, है ना। यह गाँव और नगरों से बाहर रहते थे। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक गाँव है, तो जो चंडाल होते थे वो गाँव के बाहर होते थे। और जब वो
कभी कभार मान लीजिए गाँव में किसी काम से आते थे, तो वो अक्सर थाली बजा कर के आते थे ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम आ रहे हैं और लोग हमें ना देखें। क्योंकि वहाँ पे ये मानते थे कि जो भी अछूत लोगों को देखेगा, चंडाल लोगों को देखेगा, उसका दिन बुरा जाएगा या इस टाइप से, मतलब उनको जो है ना, एक होता है कि शुभ, एक होता है अशुभ, तो उनको अशुभ माना जाता था। किनको? चंडाल को। तो चंडाल गाँव के बाहर रहते थे। जब भी वो गाँव के अंदर आते थे, प्रवेश करते थे, तो थाली बजा कर के करते थे ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, और वो लोग उनको ना देखें और अपने अपने घर में सब लोग आ जाएं। ठीक है। हाँ, देखिए शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी है, थाली और लकड़ी भी है। गांव तथा नगरों में प्रवेश करते समय इन्हें लकड़ी पीटते हुए चलना पड़ता था ताकि उसकी आवाज़ से लोग रास्ते से हट जाएं और इनको स्पर्श यानी कि छूने से बच जाएं। ठीक है। कई बार होता है कि भाई टच में आ गए तो मतलब ये होगा कि अशुभ हो गए, हम भी इस जात के हो गए। तो इस टाइप से वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जो कि फाहियान जी ने अपनी यात्रा वृतांत में बताई हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह अपवित्र कार्य करते थे, जैसे मांस काटना और बेचना, और भी थे जैसे नाली साफ करना, गंदगी साफ करना, है ना। क्योंकि देखो, गंदगी वगैरह ये नहीं कि अभी से आई है, स्टार्टिंग से ही होती थी। तो ऐसा माना जाता था कि वो लोग भाई गंदगी साफ करते हैं, मांस बेचते हैं, मांस काटते हैं, है ना, तो हम उनको नहीं छुएंगे। तो इसीलिए लोग उनसे दूर रहते थे और वो लोग गांव से बाहर रहते थे। जब भी वो गांव के अंदर आते थे तो लकड़ी या थाली पीटते हुए आते थे ताकि जो आम जनता है वो वहाँ से हट जाए या उन्हें ना देखे या उन्हें टच ना करे। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्मृति ग्रंथों से समाज में दास प्रथा के बारे में प्रमाण मिले हैं। युद्ध में बंदी बनाए गए दास को घरेलू श्रम के लिए रखा जाता था। अब देखिए क्या होता था वहाँ पे, मान लीजिए ये राजा है, ए राजा है, इसकी बहुत सारी सेनाएं, हजारों की संख्या में सेना है। ये बी राजा है, इनकी भी हजारों की संख्या में सेना है। इन दोनों का आपस में हुआ युद्ध। इसमें क्या है कि बी राजा हार गया। अब जो ए राजा था वो क्या करता था, इन जो हजार उनके सैनिक थे बी राजा के, उनको अपना दास बना लेता था, यानी कि अपना गुलाम बना लेता था। गुलाम बना के अपने राज्य में रखता था और उनसे श्रम वगैरह करवाते थे। ऐसे लोग जो ऋण नहीं चुका पाते थे वह भी दास बन जाते थे। आपने एक नाटक देखा होगा, मुझे नहीं पता आपने भी देखा होगा कि नहीं देखा, लेकिन एक नाटक बहुत फेमस था, चकोर करके एक नाटक था। उसका नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो सीरियल में जो लड़की थी वो चकोर नाम था उस लड़की का, है ना। तो आपने वो देखा होगा नाटक में कि हाथ में उसके बंधुआ मजदूर की ना ऐसे करके कुछ मोहर लगी रहती है हाथ की कलाई में, है ना। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें भी पहले के टाइम पर प्रचलित थी, तभी जाके इनके ऊपर सीरियल कुछ ना तो कुछ बने गए हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको बेसिकली दास प्रथा के बारे में दो चीज़, मेन चीज़ बताई है। पहला तो ये, जो युद्ध में हार गए, पहला क्या बताया है, जो युद्ध में हार गए सैनिक, जो अपोजिट टीम के, उनको दास बना लिया। दूसरा ये, मान लीजिए राजा ने नहीं, राजा से किसी ने कर लिया, सॉरी ब्याज पे पैसा लिया, ये मान के चलो, और फिर वो कर नहीं चुका पाया, या एक तो ये कर हो गया जो पैसा उधार लिया। सेकंड हो सकता है कि वहाँ पे जो टैक्स लगता था, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया, छठा भाग टैक्स का लगता था, तो मान लो जो टैक्स पे नहीं कर पाया तो वो भी राजा का गुलाम या राजा का दास बन जाता था। अब देखिए, दास पर उसके स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता था, यानी कि फुल कंट्रोल होता था। अब जो राजा चाहता है ना वही दास करेगा, क्योंकि राजा के अंडर में है वो दास। ठीक है। ऋण ना चुका पाने के कारण बने दास व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक सेवा करने तथा ऋण चुका देने पर दास प्रथा से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती थी। ऐसे लोग जो दास बने थे, जो कर नहीं चुका पाते थे, उनके लिए मतलब वहाँ पे ये बोलो कि एक फैसिलिटी भी थी। फैसिलिटी ये थी कि भाई जैसे मान लो कि आपने 1,000 रुपये नहीं चुका पाया, तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का एग्रीमेंट होता था कि अगर आपने 1,000 नहीं चुकाया कोई बात नहीं,
आप 1 महीने के लिए मेरे दास बनो और हमारे यहाँ पर काम करो। वो काम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको पता है जो राजा थे उसके बगल में आपने देखा होगा बड़े-बड़े पंखे लेकर लोग हिलाते हैं, है ना? ताकि राजा को हवा लगे, गर्मी ना लगे। तो ऐसे काम कराए जाते थे। या मान लो बोल दिया कि राजा का गार्डन है बड़ा-सा, गार्डन की सफाई करो। मतलब ऐसे 1 महीने तक आपको हमारे यहाँ पे एक निश्चित अवधि के लिए काम करना पड़ेगा। तो इस टाइप के काम वहाँ पे होते थे। जैसे ही 1 महीना पूरा हो गया, जैसे 1 मंथ के बाद सैलरी मिलती है, तो सेम यहाँ पे था। जैसे 1 महीना पूरा हो गया तो आपके 1000 रुपये वहाँ पे कट हो गए और फिर आप बंधुआ मज़दूर हो जो थे या जो कहें दास, आप उस दास से फ्री हो गए। मतलब अब आप दास नहीं रहे, ठीक है? देखिए, गुप्तकालीन साहित्य में स्त्रियों को प्रतिष्ठित स्थान मिला है। इनकी बहुत अच्छा सम्मान मिला है, ये कहें तो सम्मान या स्थान, ठीक है? विवाह मुख्यतः सजातीय होते थे, मतलब सेम कास्ट में ही विवाह वहाँ पे होते थे। ऐसे कम उदाहरण मिले हैं जहाँ निम्न वर्ण की कन्या का विवाह उच्च वर्ण में हो जाता था, ठीक है? मतलब ऐसे उदाहरण जो है ना वो बहुत कम मिले हैं कि मतलब एक लोअर क्लास ने अपर क्लास से शादी कर ली या अपर क्लास ने लोअर क्लास से शादी कर ली या मतलब डिफरेंट कास्ट में हो गया। हालांकि हमने अभी मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो पढ़ाई थी यानी जो पार्ट 1 था, मैंने उसमें आपको बताया भी था कछवी करके कोई एक जाति थी, है ना? सॉरी, कछवी नहीं, लिच्छवी, सॉरी सॉरी सॉरी, लिच्छवी करके एक जाति थी, लिच्छवियों से विवाह। तो ये भी मिले हैं हालांकि, लेकिन वो राजा ने किए हैं। और यहाँ बात हो रही है उनके सामाजिक जीवन की, यानी कि जो गुप्त काल है उनके समाज की बात हो रही है। गुप्त काल के यहाँ बात को ध्यान से समझो। यहाँ बात हम लोग पढ़ रहे हैं अभी गुप्त काल के समाज की, यानी कि वहाँ पे जो वहाँ का जो लोग थे वहाँ के, जैसे मान लो कि आपके एरिया में प्रधान है, बात हो रही है जो पूरा एरिया है उसकी, ना कि प्रधान की। तो जो लिच्छवी से विवाह है वो प्रधान ने किया। या मान लीजिए जो भी आपका हेड होगा, मतलब आपके एरिया में जैसे क्या कहते हैं उसको, एमएलए वगैरह है, तो एमएलए की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पर्टिकुलर एक एरिया की। तो गुप्त काल के जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वहाँ के सामाजिक जीवन में ऐसा कुछ नहीं मिला है। वहाँ पे सेम कास्ट में ही लोगों ने ज़्यादातर विवाह किया है, लेकिन लिच्छवी से विवाह किया है वहाँ के राजाओं ने। तो राजाओं का हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो राजाओं वाला आपको नहीं लिखना और ना ही कंफ्यूज होना है कि मैम आपने पार्ट 1 में तो ये बताया था और पार्ट 3 में आप ये बोल रहे हो, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद देखो, नारद एवं पराशर की स्मृतियों में विधवा विवाह को भी समर्थन मिलता था। यानी कि वहाँ पे विधवा, जब कोई लेडीज़ है उनका हस्बैंड जब एक्सपायर हो जाता था तो उनको मतलब दूसरा सेकंड मैरिज भी वहाँ पे अलाउ थी, ठीक है? कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जहाँ विधवाओं की दशा अच्छी नहीं थी। दोनों ही केसेस वहाँ पे मिले हैं, अच्छी भी मिली है मतलब पॉजिटिव भी मिली है, मतलब सेकंड मैरिज भी हुई है, काफ़ी लोगों की नहीं हुई। तो दोनों ही वहाँ पे केस देखने के लिए मिले हैं। उन्हें कठोर साधना का जीवन बिताना पड़ता था। अक्सर हम लोगों ने मतलब देखो ऐसे बहुत सारे नाटक आते हैं जिसमें ना हम लोगों की जीवन स्थिति को समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी चकोर वाला बताया, वो बंधुआ मजदूर के ऊपर आप अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप बढ़िया से लिख सकते हो सीरियल के अकॉर्डिंग। एक नाटक और आता था गंगा गंगा करके, अब पता नहीं कौन से चैनल पे था, ये तो नहीं याद। वो छोटी सी लड़की होती थी, उसकी शादी हो गई थी, उसका पति एक्सपायर हुआ, तो उसको कितना मतलब कठोर जीवन जीना पड़ा, है ना? तो आपने अक्सर हमारी मेंटलिटी भी यही होती है कि जब भी किसी लेडीज़ का पति मरता है ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, वाइट साड़ी पहननी पड़ती है ऑलवेज़। फिर वो कभी रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। तो ये चीज़ें, तो यही चीज़ें हैं कि जब भी ऐसे मतलब दोनों ही केस मिले हैं, मतलब पॉजिटिव भी मिले हैं, सेकंड मैरिज भी हुई है लोगों की, और विधवा विवाह की जो वहाँ पे रीत है, वहाँ पे दोनों ही बातें हैं, समझ के चलो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? उसके बाद है, उन्हें कठोर साधना का जीवन बिताना पड़ता था, ठीक है? जैसे कि घर से बाहर ना निकलना, सफ़ेद साड़ी पहने रखना, किसी दूसरे मर्द से बात ना करना, इस टाइप से। समाज में वैश्यों का भी प्रमाण प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्यवसाय काफ़ी प्रचलित था। मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि उत्सव के समय बड़ी संख्या में वैश्य सड़कें पर निकलती थी। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी उस टाइम पर उस समाज में पर्दा प्रथा नहीं था। ये तो आपको क्लियर हो गया। मुद्रा राक्षस एक मनुस्मृति है
जिसमें ये बताया गया है कि उत्सव के टाइम पे जो वहाँ पे जो वैश्य होती थी, अब वैश्य का एग्जाम्पल अगर आप समझोगे तो वैश्य का मतलब क्या होता है, जो मतलब नेगेटिव सेंस में मत लेना, लेकिन समझने के लिए आप समझो। वैश्य मतलब क्या होता है, लाइक जो कोठे वगैरह पर औरतें होती है, या आपने वो गंगूबाई वाली मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर जो लेडीज़ होती है ना, तो वो वैश्यों में आती हैं। तो ये बोला गया है कि वहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो वैश्य थी वो सड़कों पर वहाँ पे निकलती थी और डांस वगैरह जो है वो करती थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, कुलीन वर्ग की महिलाएं बाहर निकलते समय अपने मुंह पर घूंघट डालती थी। एक तरफ ये भी बोला गया है कि पर्दा प्रथा नहीं था, दूसरी तरफ ये भी बोला गया है कि जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थीं वो घूंघट डाल के निकलती थीं। स्त्री को संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त था। पुत्र के अभाव में पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता था। बहुत अच्छी बात थी वहाँ पे ये, कि मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ है, अब उनके बच्चा नहीं है या लड़की है, तो इस कंडीशन में अगर पति एक्सपायर होता है तो उस प्रॉपर्टी पर महिला का पूरा अधिकार होगा। तो यही चीज़ें आपको महिलाओं की स्थिति में मैंने आपको बता दिया, लिखना क्या है। विधवा विवाह मैंने आपको बता दिया, दोनों बातें लिखनी है, दोनों केस लिखने हैं, ठीक है। और छुआछूत भी मैंने आपको बता दिया, इसमें आप वो चंडाल वाला लिख सकते हो, जाति प्रथा लिख सकते हो, दास प्रथा, 2 टाइप के दास होते थे, ये लिख सकते हो। और वर्ण व्यवस्था तो पूरी बता दी है, और थोड़ा नेट से सर्च कर लेना कि वैश्यों के कार्य क्या होते हैं और क्षत्रिय के कार्य क्या होते हैं। क्षत्रिय के कार्य होते हैं युद्ध वगैरह लड़ना और शासन वगैरह करना, यही होते थे। और इसके अलावा जो शूद्र थे उनके कार्य क्या होते थे। तो कार्य लिख देना, आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हमको पढ़ना है आर्थिक जीवन। आर्थिक का मतलब क्या समझते हो आप लोग? पैसा समझते हो? वही चीज़ होता है, जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो। आर्थिक का मतलब अगर आप रिलेट कर पाओ ना, तो अर्थव्यवस्था से रिलेट करो, यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स से, यानी इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि पैसों से। अब वहाँ पे लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, वो चीज़ आपको लिखनी है। देखिए, जो हमने सामाजिक पढ़ा, सामाजिक में मैं लिखना भूल गई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने सब हेडिंग प्रॉपर दी है। यहाँ पे आपको पहली सब हेडिंग बनानी है कृषि और पशुपालन। जैसा हमें पता है कि कृषि और पशुपालन बहुत फेमस रहा है पुराने टाइम से ही, और हालांकि आज भी इंडिया के अंदर, चाहे आप यूपी देखो, चाहे एमपी देख लो, बिहार साइड देख लो, और हरियाणा पंजाब, ये होता ही है कृषि और पशुपालन, है ना। लोग अपने जीवन यापन के लिए वहाँ पे कृषि पालन करते हैं। हमारे साइड भी होता है, आपके साइड भी होता होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे लिखना क्या है। गुप्त काल के राजाओं का शासन आर्थिक दृष्टि से समृद्धि एवं संपन्नता का काल माना जाता है, यानी कि बहुत अच्छा काल उनका माना गया है। किसका? गुप्त काल का। वहाँ पे कृषि वगैरह बहुत फली फूली हैं, और वहाँ के राजाओं ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दिया है। इस काल में कृषि की उन्नति पर प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। प्रशासन हमने पढ़ा ना, केंद्र प्रशासन, प्रांत प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन। तो ये जो तीनों प्रशासन थे, इन तीनों ने ही बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कृषि पर। इसके बाद कृषि उपकरण आसानी से उपलब्ध वहाँ पे हो जाते थे। बहुत अच्छा पॉइंट है, और याद तो बेसिकली हो ही जाएगा। कृषि उपकरण जो होते हैं, लाइक हल हो गया, और कुल्हाड़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो दराती होती है काटने वाली। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो वहाँ पर ईज़िली जो है अवेलेबल हो जाते थे। कालिदास ने कृषि तथा पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति के बड़े साधन रूप में निरूपित किया है। आपको ये लाइन लिखनी है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक लाइन ऐड कर सकते हो कि कृषि पर टैक्स भी लगता था, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कि कृषि जो भी वहाँ पे कृषि करता था उनको राजस्व देना पड़ता था। उसके बाद देखो उद्योग। अब पैसा कहाँ से आ सकता है भाई? कृषि से आ सकता है, एग्रीकल्चर से, पशुपालन से, और क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं। देखो, दो अलग बातें होती हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है, और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि उद्योग और व्यवसाय में डिफरेंस क्या है। उद्योग क्या होता है? जो छोटे मोटी फैक्ट्री हम अपने घर में लगाते हैं ना, वो होता है हमारा उद्योग, लाइक फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग। और व्यवसाय जो होता है ना, वो एक बड़े लेवल पे होता है, उसे कहते हैं बिजनेस। अब बोलो बिजनेस में, और जैसे हिंदी में पढ़ो, उद्योग में और व्यवसाय में फ़र्क है ना थोड़ा बहुत।
उद्योग क्या है, घरेलू उद्योग होते थे, घर में ही छोटा सा हमने बना लिया अपना कुछ भी काम करने के लिए, तो वो हमारा हो गया उद्योग। और जो व्यवसाय जो होता था वो एक बड़े लेवल पे होता था। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मिक्स मत करना पेपर में। या तो आप ऐसे लिखना कि उद्योग एवं व्यवसाय, या खाली उद्योग डालना ताकि आपको थर्ड पॉइंट व्यवसाय का मिल जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको उद्योग में लिखना क्या है, कुछ नहीं लिखना। धान, गेहूँ, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मसाले, जितने भी आपको नाम याद हो ना सारे लिख देना। यहाँ पर फिर लिखना मसाले, नील आदि की खेती की जाती थी। तो ये हो गया उद्योग। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कराई गई, उद्योग पर थे। यानी कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था भी वहाँ पे कराई गई थी ताकि उद्योग वहाँ पे फले फूलें। ठीक है। वस्त्र पर निर्माण करना इस काल का सर्वप्रथम उद्योग था। किसका? वस्त्र का निर्माण करना इस काल का, यहाँ पे कहा आएगा वस्त्र का निर्माण करना इस काल का सर्वप्रथम उद्योग था। कपड़े उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जीविका चलती थी। यानी कपड़े वाला जो उद्योग था, यानी कि जो कपड़ों की वहाँ पे फैक्ट्री थी या छोटा सा जो उद्योग था, उसमें बहुत बड़ी संख्या की जीविका मतलब रोजी रोटी चलती थी। कृषि से और कपड़े उद्योग से काफ़ी ज़्यादा जीव जो वहाँ पे मतलब चलने वाला बिजनेस जो है वो यही था। ठीक है। यानी कि छोटा सा उद्योग। अब देखिए आर्थिक गतिविधि में आप लिख सकते हो, जैसे कि हाथी दांत की वस्तुएं बनाना। हाथी के दांत होते हैं ना, उससे कोई वस्तु बना के बेचना। चित्रकला, मूर्ति कला, शिल्पकार, मिट्टी के बर्तन बनाना। आप यहाँ पे कढ़ाई बुनाई भी लिख सकते हो। और अन्य कार्य आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे। तो इस टाइप के लोग छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियाँ भी करते थे अपने घरों में ताकि वो दो पैसा कमा पाएँ। यहाँ पे आप बेसिकली सब्जी मंडी का भी एग्जांपल दे सकते हो कि सब्जी वगैरह बेचना, तो ये उनकी आर्थिक गतिविधियाँ थी। अब देखो मैंने बताया ना, व्यापार और व्यवसाय को आप अलग ही रखना, वो उद्योग से अलग होता है। व्यापार और व्यवसाय में आपको लिखना है गुप्त युग में व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। व्यवसाय का संचालन श्रेणियों द्वारा किया जाता था। श्रेणी व्यवसाय करने वाले लोगों की एक समिति होती थी, यानी कि पूरी एक कम्युनिटी होती थी जो व्यवसाय करती थी, जो बिजनेस करती थी। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान होता था तथा 4 या 5 व्यक्ति की समिति होती थी। यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें 5 लोग शामिल हैं, 5 में से एक प्रधान हो गया और 4 नॉर्मल मेंबर हो गए। वो लोग मिलकर अपनी जो है अपना बिजनेस करते थे। प्रत्येक श्रेणी के पास अपनी एक मोहर होती थी। ठीक है। अपनी एक मोहर। अब वो बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए कि गुप्त काल के किसी छोटे से गांव में टमाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टमाटर को इस यहाँ से वहाँ भेजना मतलब बड़ी संख्या में, तो वो हो गया व्यापार। ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्के और वस्तुएं। यहाँ पे आप अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हो सिक्के और वस्तुओं का भी। 5 मैंने आपको पढ़ा दिए, कृषि मतलब 5वां पढ़ा रही हूँ। कृषि और पशुपालन लिख सकते हो। उसके बाद मैंने आपको उद्योग बताया। उसके बाद आर्थिक गतिविधि बताई मैंने आपको। फिर व्यापार और एक और वर्ड था देख लेना, व्यापार और व्यवसाय, वो बताया। अब यहाँ पे आप सिक्के और वस्तुएं भी लिख सकते हो। गुप्त काल में उच्च कोटि के सोने के सिक्के मिले हैं। गुप्त काल में भव्य इमारतें भी बनाई गई हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, भव्य इमारतें बनेंगे तो बनाने वाले को तो पैसा मिलेगा ही ना, जो मिस्त्री वगैरह हैं, तो इसीलिए उनको आर्थिक में लिखा गया है। तांबे और लोहे के खनन जारी रहा जिससे इनका उपयोग करके घरेलू सामान, बर्तन तथा औजार बनाए जाते थे। इस अवधि में सबसे प्रभावशाली धातुत्व वस्तुएं हैं। उसके बाद लोह स्तंभ जो दिल्ली के मरौली में स्थित है। इसकी ऊंचाई थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि पेपर में लिखने के लिए थोड़ा पॉइंट रहे। राजस्व अनेक प्रकार के भूमि और व्यापार के कर से प्राप्त होते थे। यानी कि जो टैक्स है वो अनेक प्रकार से, बहुत सारे डिफरेंट वेज से टैक्स को लेने के। जैसे मान लो टमाटर बेचा गया तो उनसे टैक्स ले लिया, भूमि पे से टैक्स ले लिया, व्यापार से टैक्स ले लिया, छोटे छोटे जो काम कर रहे हो उनसे थोड़ा बहुत बहुत जो है टैक्स ले लिया। टैक्स जो है वो कैश भी दे सकते थे कैश के रूप में, या कोई अगर उन्हें अनाज देना है तो अनाज के रूप में भी वो कैश दे सकते थे। गुप्त काल के अंत में सिक्कों में जो मिलावट होने लगी थी, मतलब गुप्त काल जो लास्ट का टाइम था ना, लास्ट टाइम पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे एक शासक थे, उनके टाइम पर क्या हुआ था,
जो सिक्के थे, सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के, उनमें ना काफ़ी ज़्यादा मिलावटें भी होने लग गई थी। और काफ़ी लोग तो ना मतलब जैसे ना उनको पता था कि कैसे बन रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक फैक्ट्री है, यहाँ पे मुद्रा बन रही हैं, तो वो ना लोग उसको घर में भी आके बना ले रहे थे। लोगों को पता था कि ऐसे बनाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इतनी सारी मुद्राएँ घर पे बन रही है या फैक्ट्री में बन रही है, ज़्यादा आएँगी मुद्रा अगर मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई धीरे धीरे वहाँ बढ़ने लग गई थी। उसके बाद उसे यह पता लगता है इससे यह पता लगता है कि साम्राज्य के अंतिम वर्षों में राज का कोष संकट में पड़ गया था। मतलब राजकोष संकट क्या होता है, राजकोष जैसे अभी के टाइम पर आरबीआई है, आरबीआई का एक कोष होता है जहाँ पे बहुत सारे पैसे रखे रहते हैं। तो जब वहाँ पे मिलावट होने लगी, तो इससे यही पता लगता है कि अंतिम टाइम पर, जब गुप्त काल का अंतिम टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे जो राजा का कोष था, वहाँ पे संकट देखने के लिए मिला है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखना है, चीनी यात्री हैंसांग और एक फाहियान भी थे। हैंसांग ने लिखा है, हर्ष ने राज्य की आय को 4 भागों में बांट दिया था। यानी कि 4 वर्गों में बांट दिया था। एक चौथाई जो है वो सरकारी कार्य वाले, जो उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, लाइक सेनापति, महासंधि, विग्रहिका, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में पढ़ाया। और क्या पढ़ाया था, थोड़ा बहुत देख लेना जाके, जो ऐसे काम उनके अंडर में करते थे गवर्नमेंट ऑफिसर, उनको मिलता था। दूसरा जो हिस्सा है वो लोक सेवा का वेतन होता था। तीसरा जो बौद्धिक, जिनको मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ उपलब्धि हासिल कर रखी हो, उनको किसी ने बहुत अच्छी कला बना के राजा को दिखा दी, तो राजा ने बदले में उसको गिफ्ट दे दिया। या जिनका माइंड तेज़ था, किसी ने राजा को बढ़िया सी सलाह दे दी कि आप ऐसा करो, तो इन सब लोगों को भी वहाँ पर आय मिलती थी। उसके बाद अंतिम जो है वो एज अ गिफ्ट राजा दिया करता था। तो ये आपको 4 चीज़ें अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो मिक्स रहेंगे। कई बार होता है कि सामाजिक स्थिति पूछ लेता है, कई बार होता है कि आर्थिक स्थिति भी पूछ लेता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप एक बार लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।